वाई एम आई डिफरेंट, वाई डू आई हैव ऑटिज्म, किसकी गलती है, क्या गलत हो गया, कब ठीक होगा। बहुत सारे सवाल थे। उसको ये नहीं समझ में आया था कि वो उसके साथ नहीं हंस रहे, उस पर हंस रहे थे। नमन की लाइफ पे एक छोटी सी क्लिप बना के अबाउट द डिफिकल्टीज ही इज फेस्ड एंड हाउ ही इज वर्किंग वेरी हार्ड टू ओवरकम देम, वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट करी थी। नमन से पूछा था कि अगर तुमको ऑटिज्म को डिस्क्राइब करना है तो क्या बोलोगे। उसने बोला मुझे, ऑटिज्म मीन्स इंटेलेक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बट ह्यूमन आफ्टर ऑल। अपने बच्चों के लिए उम्मीद मत छोड़ो, वो पंछियों की तरह हैं, उड़ने दो अपनी मनपसंद रफ्तार से। पिंजरे में वो कभी नहीं बढ़ेगा, ना वो सफलता पाएगा, ना वो आज़ादी से अपनी मन की संतुष्टि से जिएगा। आखिरकार वो भी मनुष्य है। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है और मुझे यहाँ आप सबसे बात करने का अवसर इसलिए मिला है क्योंकि मैं नमन मिश्रा की मदर हूँ। नमन 29 साल का युवक है और उसकी डायग्नोसिस ऑटिज्म की हुई थी जब वो 5 साल के करीब का था। नमन जब पैदा हुआ तो 2-3 साल तक हमें लगा कि नॉर्मल डेवलपमेंट है, प्यारा बच्चा है, सब कुछ सीख रहा है, सारे माइलस्टोन्स टाइम पे हैं। लेकिन जब वो तकरीबन 3 साल का था तो हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ चीज़ें हैं जो ये पहले करता था, अब नहीं करता। उसकी बहन पैदा हुई थी जब नमन 2.5 साल के करीब का था। उसके बाद से धीमे-धीमे जो चीज़ें नमन पहले कर लेता था, वो चीज़ें उसने करनी बंद कर दी। उसकी स्पीच चली गई, टॉयलेट ट्रेनिंग पे रिग्रेशन हुआ, स्टिमिंग शुरू हो गई, बहुत सारी चीज़ों से डरने लगा और बच्चा जैसे बिल्कुल बदल गया हो। उसकी आँखों में जो चमक थी बचपन में, वो 3 साल की उम्र पे थोड़ी धीमी पड़ गई। उतनी ब्राइटनेस और उतनी अवेयरनेस उसकी आँखों में नहीं दिखती थी। एज़ यूजुअल सब लोगों ने अपनी सलाह दी कि नहीं, लड़का है, थोड़ा डेवलपमेंट देर में होगा, बच्चे देर में बोलते हैं, कुछ बच्चे देर में बोलते हैं, टीवी ज़्यादा देखता है। सबने अपनी-अपनी अलग-अलग तरीके की राय दी, लेकिन हमें मालूम था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि जो स्किल्स, जो चीज़ें वो सीख चुका था, वो वापस भूल कैसे गया? इसका मतलब ये था कि उसमें कैपेबिलिटी थी वो सब काम करने की, लेकिन उसके भूलना, रिग्रेशन होना बहुत शॉकिंग था हमारे लिए। कुछ लोगों ने जब पॉइंट आउट किया कि अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, चीज़ों पे पॉइंट नहीं करता है, अपनी दुनिया में रहता है। जब कुछ शुभचिंतक लोगों ने ये पॉइंट आउट किया तो हमें इनिशियली तो काफ़ी बुरा लगा कि नहीं, नहीं सब बच्चे अलग होते हैं, ये पता नहीं क्यों हमारे बच्चे में गलतियाँ ढूँढ रहा है। लेकिन जब हमने रियलाइज़ किया कि नहीं कुछ तो है गड़बड़, उसके बाद हमने उसके असेसमेंट कराने शुरू किए। कई डॉक्टरों के पास गए, कई एक्सपर्ट्स के पास गए। कुछ शुरू में कोई जवाब नहीं मिले। एक डॉक्टर ने हमसे कहा कि ये मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, आप लोग मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। उसके अगले हफ्ते ही एक डॉक्टर ने हमसे कहा कि नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग ज़्यादा चिंता कर रहे हो। तो ऐसे कर के हमारी स्ट्रगल शुरू हुई डायग्नोसिस के लिए। जब नमन 5 साल कुछ महीनों का था तब हमारे को फाइनली एक कागज़ मिला जिसमें लिखा था दैट नमन हैज़ ऑटिज्म। तो वो पहला डॉक्यूमेंट था जो हमारे पास था, या पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने हमें बताया कि क्या हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें ऑटिज्म के बारे में कोई इल्म नहीं था, थोड़ी बहुत जानकारी थी, सुना था नाम, पिक्चरों में मेंशन देखा था, किताबों में पढ़ा था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये हमारे घर में हमारे साथ इतने क्लोज रेंज पे हमें ये फेस करना पड़ेगा। जब तक नमन की डायग्नोसिस हो रही थी तब तक हमने उसके एक पड़ोस के स्कूल में डाल दिया, नर्सरी में, कि शायद दूसरे बच्चों के बीच में थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ेगा।
उस स्कूल को उससे कोई कंप्लेंट नहीं थी क्योंकि बहुत ओबीडिएंट बच्चा था, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता था, बस किसी बच्चे से बात नहीं करता था। तो एक बार जब डायग्नोसिस मिल गई तो उसके लिए फॉर्मल स्कूल ढूंढना शुरू किया। एक प्ले स्कूल में डाला गया जिसमें स्पेशल नीड्स का सेक्शन था। जब नमन की स्किल्स रिग्रेस हुई 3 साढ़े 3 साल के करीब, तो उसमें जो चेंजेस आए उसमें एक मेन जो चेंज था कि वो बहुत चीज़ों से डरने लगा। लाउड साउंड्स, आवाज़ नहीं हो सकती थी, थंडर, लाइटनिंग, ज़्यादा भीड़ हो, कोई नई सिचुएशन हो, बहुत चीज़ों से डरता था और उसके बाद बहुत रोता था और मेल्ट डाउन भी हो जाता था। तो ये इन चीज़ों में को हैंडल करने में दिक्कत बहुत हुई क्योंकि उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद जब डायग्नोसिस आ गई तब इस ऑटिज़्म के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। क्योंकि सबसे पहला वेपन जो हमारे पास था वो था नॉलेज। तो जितनी किताबें मिल सकती थीं, जितने लोगों से हम बात कर सकते थे, बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी, हर तरीके से जानकारी हासिल करने की कोशिश करी। तभी तभी इंटरनेट और होम कंप्यूटर्स इंडिया में आए थे। तो एक जुनून था हमें कि पता करने को कि ये ऑटिज़्म होता क्या है और इससे कभी कोई लड़ पाया है और आगे हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे याद है रात के 12-12 1-1 बजे तक कंप्यूटर पे लगे रहते थे कि और कुछ सीख लें और कुछ पता चल जाए और इस बच्चे को समझ पाएँ क्योंकि ये हमें कुछ बता नहीं पाता था। जब इसकी बहन थोड़ी बड़ी होनी शुरू हुई तो बहन ने बोलना शुरू किया। वो ज़बरदस्ती नमन को पकड़-पकड़ के कहती थी, दादा मुझसे बात करो। जो उसकी स्पीच वापस आई है 4 साल के बाद, वो उसकी बहन के संगति में आई है। नमन को एक चीज़ और है कि उसको पीयर प्रेशर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो बाकी क्लास के बच्चे जो भी कुछ कर रहे होते थे, जैसे कपड़े पहनते थे, जैसे जूते पहनते थे, जो गेम्स खेलते थे, वो सब उसको करना था। तो एक उसकी इस चीज़ को हमने एज़ अ स्ट्रेंथ यूज़ करके उसके बहुत सारे जो बिहेवियरल इश्यूज़ थे, वो कम कराए। कि देखो बाकी बच्चे जो हैं वो क्लास में ऐसे शांति से बैठते हैं, ऐसे अपने आप अपना बैग पैक करते हैं, अपनी किताबें छोड़ के नहीं आते हैं, होमवर्क ऐसे देते हैं। वो सारी स्किल्स उसने पीयर प्रेशर की वजह से सीखी। स्कूल में जब छोटा था तो सारी क्लास उसकी दोस्त थी, लेकिन जैसे-जैसे बड़ा होता गया वैसे-वैसे इसको कहते हैं सोशल आइसोलेशन शुरू हो गई। बच्चों के ग्रुप्स बनने लगे और ये किसी ग्रुप में फिट ना होए। जब वो क्लास 2 में था और उसकी बर्थडे पार्टी होल्ड करी थी हमने, तो उसकी पूरी क्लास आई थी, सारे बच्चे 100% अटेंडेंस थी और कुछ सालों बाद जब उसकी हमने बर्थडे पार्टी रखी, तो क्लास का एक भी बच्चा नहीं आया, सिर्फ स्पेशल सेक्शन के बच्चे आए। उस दिन हमें पता चला कि इसको स्कूल में कैसा लगता होगा। स्कूल में वो समझता था कि बच्चे उसके साथ हँस रहे हैं। जब वो कोई हरकत करता था या कोई बात बोलता था तो उसको लगता था कि बच्चे उसके साथ हँस रहे हैं, कि उसके दोस्त हैं, साथ में सब लोग मिलके मस्ती कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। उसको ये नहीं समझ में आया था कि वो उसके साथ नहीं हँस रहे हैं, उस पर हँस रहे थे। वो उससे ऐसी चीज़ें कराते थे जैसे जिनको जिनको देख के उनको हँसी आती थी। ये चीज़ हमें नहीं मालूम थी, ये चीज़ें हमें बहुत बाद में मालूम चली। वैसे ही जब उसने कॉलेज जाना शुरू किया, तो क्लास में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, 1 या 2 बच्चे उससे बात करते थे। क्लास में थे 60 बच्चे, लेकिन उसको दोस्ती करने में मुश्किल होती है। वो चाहता बहुत है कि वो दोस्ती करे, लोगों से बातें करे, मिले, लेकिन थोड़ी-सी उसको कठिनाई होती है दोस्त दोस्त बनाने में। और जब उसने अपनी मास्टर्स कोर्स जॉइन किया तो वो तो बहुत ही छोटी क्लास थी, 5 या 6 बच्चों की क्लास थी। उसमें 1-2 दोस्त थे उसके, लेकिन कोई उसकी बहुत गहरी दोस्ती नहीं हुई कॉलेज में। बचपन में का एक किस्सा मुझे याद है, जभी भी हम किसी बर्थडे पार्टी या कहीं जाते थे, तो बाकी बच्चे खेलते रहते थे और नमन एक कोने में बैठा रहता था क्योंकि उसको कभी बहुत उसको मालूम नहीं था कि कैसे उनके साथ एंगेज करे। उसने
इसका अपने आप सोल्यूशन निकाला। वो घर से एक बैग में भर के अपने पोकेमॉन टॉयज़ लेके जाता था। उस समय पोकेमॉन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो उसको ये समझ में आ गया कि अगर जहाँ उसने अपने पोकेमॉन टॉयज़ का बैग खोला, सारे बच्चे उसके पास आ जाते थे उससे बात करने के लिए, उसके टॉयज़ के साथ खेलने के लिए। तो उसने इन अ वे अपना सॉल्यूशन अपने आप ही निकाला कि दोस्त बनाने हैं तो मुझे थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना पड़ेगा। ये इतना तो समझता था कि ये उनके साथ कंप्लीटली फिट नहीं हो रहा है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आती थी कि क्यों नहीं हो रहा है। घर पे हमसे आके पूछता था, मैं व्हाई एम आई डिफरेंट? व्हाई डू आई हैव ऑटिज़्म? किसकी गलती है? क्या गलत हो गया? कब ठीक होगा? बहुत सारे सवाल थे। इन सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसी जब 13-14 साल का था, उसको थोड़े से बिहेवियरल इश्यू ज़्यादा होने लगे। डॉक्टरों ने उस स्टेज पे हमसे बोला मेडिकेशन देनी पड़ेगी। नमन को सेंसरी इश्यूज़ की वजह से उसके काफ़ी बिहेवियरल इश्यूज़ शुरू हो गए थे। वो हर बात पे नाराज़ हो जाता था, रोता था, थ्रेटन करता था कि मैं चीज़ें तोड़ दूँगा, मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगा। छोटी-छोटी चीज़ें थीं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों कर रहा है। और जब वो इतना उसको इतना परेशान देखकर हमें यही लगता था कि इसके मन में कितना टर्मॉइल होगा, कितना दुखी होगा ये जब ये ऐसी चीज़ें आगे हमें शो कर रहा है। उसके नाना ऐसी सिचुएशंस में उसके नाना ही उसको शांत कर पाते थे। उस नमन के साथ लेके घंटों बैठ के उसके बातें करना, उसकी बात समझना, उसके हाथ-पैर सहलाना और उसको समझाना। जब नमन 13-14 साल का था, तो ही वाज़ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे। मिस्टर मनमोहन सिंह से मिलने गए थे चिल्ड्रंस डे के अवसर पर। उस टेलीकास्ट के ड्यूरिंग नमन ने अपनी लिखी हुई एक पोएम्स की किताब भी मनमोहन सिंह जी को गिफ्ट की थी और फिर उस टीवी चैनल ने एक नमन की लाइफ पे एक छोटी सी क्लिप बना के अबाउट द डिफिकल्टीज ही इज फेस्ड एंड हाउ ही इज वर्किंग वेरी हार्ड टू ओवरकम देम, वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट करी थी। इसके बाद नमन को ये लगने लगा कि वो सेलिब्रिटी बन सकता है, वो फेमस हो सकता है। तो उसकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। जब उसका स्कूल फिनिश हो गया, 12th खत्म हो गया, तो उसके बाद ये दिक्कत आई कि अभी आगे क्या करेगा। करियर काउंसलर की मदद से ये समझ में आया कि मास कम्युनिकेशन में आगे ये कुछ कर सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसके चॉइस का भी है और इसमें बहुत बहुत ऑप्शंस हैं। तो नमन ने अपनी ग्रेजुएशन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करी। कॉलेज कंप्लीट हो गया, फिर सवाल उठा कि अब आगे क्या करेगा। अब नौकरी, वो तकरीबन 21-22 साल का था। उसने कुछ साल इंटर्नशिप्स करी मीडिया कंपनी में, पीआर फर्म में, एक स्पेशल नीड्स सेंटर में उसने वॉलंटियर वर्क किया। उसने कई जगह काम किया और सबसे यही फीडबैक मिला कि घबराओ मत, ये सब कुछ कर सकता है, ही इज़ फुली कैपेबल। लेकिन आगे का कुछ सॉल्यूशन दिख नहीं रहा था। फिर उस एक होटल के फ्रंट ऑफिस में एट रिसेप्शन पे उसने नौकरी शुरू करी। इतने हमें पता चला कि एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो जिनके पास एक प्रोग्राम है ऑटिज्म एट वर्क। वो ऐसे यंग एडल्ट्स को चांस देते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी हुई हो। हमने अप नमन ने एक मेल बनाई और नमन की तरफ से एक मेल उनको भेजी गई। इतने कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो सारी चीज़ें रुक गई। होटल भी बंद हो गया। इस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने भी बोला अभी हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। कुछ महीनों बाद जब सारे ऑफिसेज वगैरह खुलने शुरू हुए, काम शुरू हुआ, तो इस मल्टीनेशनल के यहाँ से फिर से मेल आए कि अब हम नमन को फिर से इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो नमन को उन लोगों ने कम से कम 10 बार इंटरव्यू किया होगा। कभी एक इंडिविजुअल जने ने, कभी एक ग्रुप ने, कभी उसको माइनर कोई चीज़ का प्रेजेंटेशन करने को बोले। मतलब
हर स्टेप पे वो जज कर रहे थे कि ये ज़ूम कॉल पे कैसे अपने आप को हैंडल करता है, खुद कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बात कैसे करेगा, सब वो एक-एक स्टेप वो पार करता गया। जब तकरीबन 8 या 10 इंटरव्यूज़ हो गई, तो उनके यहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि हम नमन से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, इसको हम चांस देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में सारे टेक्निकली क्वालिफ़ाइड लोग हैं। सबका या तो आईटी बैकग्राउंड है या लोग इंजीनियर्स हैं। इसने अपनी मास्टर्स तो कर ली है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है हम इसको कहाँ प्लेस करेंगे। तो हम फिर थोड़ा घबरा गए कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। फिर उन्होंने खबर दी कि हम इसको 6 महीने के लिए इसको एज़ अ ट्रेनी रखते हैं टू सी कि हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में फिट होता है कि नहीं। वो 6 महीने भी अब निकल गए। फिर उन्होंने कहा कि 6 महीने और देखना चाहते हैं कि वो कि कैसे चल रहा है। अभी तक ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन वी वांट टू बी श्योर। तो उन्होंने 6 महीने और उसकी ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा दी। जब तकरीबन 1 साल हो गया एज़ अ ट्रेनी, तब वहाँ से एक दिन मैसेज आया कि कांग्रेचुलेशंस, वी हैव डिसाइडेड कि नमन को हम अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में परमानेंट रखेंगे। तो नमन ने का अपॉइंटमेंट लेटर जो है, वो कहता है कि वो है डेवलपर एसोसिएट, वो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस में मदद करता है। ही इज़ पार्ट ऑफ अ टीम हियर इन गुड़गांव and he enjoys his work. There are days when he is a little overwhelmed, but the organization has been very good with him. बहुत अच्छे से उसको ईज इन किया है, बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको। और जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ऐसी नौकरी करेगा बड़ा होके, क्योंकि जब ये छोटा था तो हमें सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने डराया था कि ऐसे बच्चे ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स पे, कोई काम नहीं कर पाते हैं, ये करियर ऑप्शंस क्या हैं, लिफाफे बना लो, कैंडल्स बना लो, बेकिंग कर लो, या ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एंट्री कर लो। हमें बिल्कुल उम्मीद उस समय किसी ने नहीं दी थी कि आगे जाके नॉर्मल नौकरी, रेगुलर जॉब करेगा। कॉलेज की बस थी जो फिक्स टाइम पे घर तक छोड़ती, लेकिन उसको उस बस का वेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कहता है 2 घंटे में बोर होऊंगा, इससे अच्छा है मैं घर आ जाऊं। Thank you, Josh Talks, for giving me this opportunity on behalf of Naman and the entire special needs community. Thank you for giving me this chance to share my story with you.